नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस चैप्टर के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपसे कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पक्के चांसेस है कि वो आपसे पूछे जाएं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर लेना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTO का विस्तृत रूप क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? यह किस प्रकार कार्य करता है? यानी कि हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया। यानी कि इससे पहले भी एक समझौता हुआ था जिसे कहते थे GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया, यानी कि गेट के बाद यही बना है। ठीक है। अब देखो, वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 161 है। यह संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निश्चित करता है। ये लाइन आई है इंपॉर्टेंट। वैश्विक व्यापार के नियमों को निश्चित करता है, ये काम है इसका WTO का, कि वर्ल्ड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं व्यापार को लेकर वो कौन लगाता है? WTO। इस संगठन में प्रत्येक निर्णय सदस्य देशों की सहमति पर लिया जाता है। यानी सभी मेंबर जब राजी होते हैं, सब जब खुश होते हैं, अच्छे से मीटिंग होती है, सब कुछ होता है, तब जाकर कोई डिसीजन लिया जाता है। यद्यपि यह संगठन विश्व स्तर पर व्यापारिक नियमों को निश्चित करता है, परंतु फिर भी इस पर अमेरिका, यूरोपीय देशों तथा जापान जैसे देशों का प्रभाव अधिक है, जो कि अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए इस संगठन का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं हाँ, ये सबके लिए भलाई करता ज़रूर है, पर जो बड़े बड़े देश हैं उनका प्रभाव रहता है। जैसे कि अमेरिका है, ये व्यापार में बहुत आगे है। जापान है, ये व्यापार में बहुत आगे है। यूरोप की कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश ट्रेड में बहुत आगे हैं। तो जो इनका बजट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, जैसे कि UNO भी हुआ, WTO हुआ, इनमें इनका बजट बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता ही है। अब एक अमीर आदमी में, गरीब आदमी में ये तो प्रभाव रहता है। आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, वो क्या है, वहीं पे आपको उसकी डोमिनेंसी देखने को मिल जाएगी। तो यही बात यहाँ पे भी है इंटरनेशनली, कि जो ये अमीर अमीर देश है इनका कुछ ना कुछ प्रभाव हमें इन संगठनों पर दिखता है। पर फिर भी क्या है, पूरी दुनिया के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है वो है WTO। इसलिए विकासशील देश इस संगठन की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं रहते। विकासशील देशों का यह आरोप है कि विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली पारदर्शी नहीं है तथा यह संगठन बड़ी शक्तियों के प्रभाव में कार्य करता है। यानी कि जो गरीब देश हैं, जो डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि इंडिया भी है इनमें से एक, ये जो है WTO के कामों से खुश नहीं रहते, बहुत बार WTO की आलोचना करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि बड़े बड़े देशों का इस पर प्रभाव है। ठीक है। तो WTO की आपको डेट याद होनी चाहिए, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है ये पता होना चाहिए। ठीक है। कितने इसमें मेंबर्स हैं ये पता होना चाहिए। और व्यापार के लिए काम करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे बुरा ही पूछे तभी आपको ये बातें बतानी है लास्ट वाली, कि इस पे जो है उन देशों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, विकासशील देशों का नहीं रहता। ठीक है। तो ये बातें आपको तब बतानी जब आपसे पूछा जाए। बाकी आपको इसमें सिर्फ इसकी डेट, कब बना, क्या इसका काम है, ये बातें याद रखनी है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको कराया था। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? मानव अधिकारों के क्षेत्र में इसके मुख्य योगदान का वर्णन कीजिए। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? एक NGO है जो कि क्या करती है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। देखो पहला पॉइंट, ह्यूमन राइट्स वॉच विश्व स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने वाला एक स्वयंसेवी संगठन। यानी कि वही बात आ गई, स्वयंसेवी संगठन का मतलब है NGO, और मानव अधिकारों को, ह्यूमन राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स वॉच मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर विश्व मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि वर्ल्ड मीडिया में इसका प्रभाव है, और ये जब भी कोई दिक्कत होती है कहीं पे भी दुनिया के कोने में, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वर्ल्ड मीडिया का ध्यान वहाँ पे खींचती हैं। थर्ड, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने का प्रयास किया। या बारूदी सुरंगों का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हथियार बन रहे थे बहुत तगड़े तरीके से, उस चीज़ को रोका है ह्यूमन राइट्स वॉच ने। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन राइट्स वॉच बाल सैनिकों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रयासरत है। यानी छोटे छोटे बच्चों को आप सेना में भर्ती नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए भी ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहुत काम किए हैं। तो हथियारों को रोका है ह्यूमन राइट्स वॉच ने, बच्चों को सेना में भर्ती होने से रोका है, मानव अधिकारों का हमेशा ध्यान रखा है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कभी भी कोई दिक्कत हो मानव अधिकारों को लेकर, तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना काम करती है। तो एक संगठन है, NGO है, जो कि मानव अधिकारों की रक्षा करती है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। UNO की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि सुरक्षा परिषद है, उसकी संरचना बताओ और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो बताओ। संरचना का मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, कैसे वो काम करता है। तो UNO की एक बहुत ही मेन संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल जो है
इसमें जो है कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, वही इस क्वेश्चन में हमें पढ़नी है। देखो ये एक क्वेश्चन है छोटे वाला, इसमें हमें सिर्फ संरचना पढ़नी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें यही पढ़ना है कि उसमें कमियां क्या क्या हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो पहले आप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए। स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान है। चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई झगड़े हो जाएं या कुछ भी हो जाए, शांति बनाने की जहां पे भी बात होगी तो वो काम किसका है? सिक्योरिटी काउंसिल का। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, यानी टोटल इसमें 15 मेंबर होते हैं। ये सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थायी यानी कि परमानेंट, एक होते हैं अस्थायी यानी कि टेम्परेरी। 5 सदस्य स्थायी हैं, यानी 5 जो है वो परमानेंट है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी चीन, यानी कि चाइना भी, अमेरिका भी, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 नाम जो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये परमानेंट मेंबर हैं। इसके 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए महासभा चुनती है, यानी इसके जो 10 और मेंबर हैं उनको इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, महासभा के द्वारा। महासभा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की। हमने ये चैप्टर में पूरा पढ़ा था यूएनओ क्या है, उसके कैसे स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर चैप्टर वाली वीडियोस को ज़रूर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को ज़रूर देखना और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करना। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही आते होंगे। तो पहले आप वीडियोस देखा करो चैप्टर वाली, देन आप क्वेश्चन आंसर्स किया करो। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल सारी वीडियोस को लाइन से देखना है, ठीक है। तो आपके अच्छे नंबर पक्का आएंगे अब की बार, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है सिलेबस से। हर चीज़ को अच्छे से समझाया पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स बनाए, उसके बाद मैप वाली वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट था ना जिस चैप्टर से, मैंने सारी चीज़ें वो कवर करा दी हैं आपको। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य को एक मत डालने का अधिकार दिया गया है, यानी एक वोट डालने का अधिकार दिया गया, जितने भी मेंबर हैं वहाँ के। सुरक्षा परिषद में कार्यविधि के मामलों में जैसे कार्य सूची को तैयार करने के लिए 15 में से कम 9 सदस्यों के मत पक्ष में होने चाहिए, यानी 15 में से अगर 9 मेंबर कहेंगे तभी कोई ना कोई बिल या कोई भी चीज़ जो वहाँ पे है वो पास होगी। परंतु अन्य सभी मामलों के लिए 9 मतों में से 5 बड़ी शक्तियों अर्थात अमेरिका, साम्यवादी चीन, रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के मत अवश्य ही शामिल होने चाहिए। अब 15 में से 9 लोग हाँ करेंगे तभी जाके कुछ काम होगा। और उन 9 में से भी क्या स्पेशल फीचर है कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो होने चाहिए। तो यही है इनके पास खास पावर एक, ठीक है, जिसे कि वीटो भी बोलते हैं, कि अगर ये पांचों जो हैं ये ना चाहें तो कोई भी काम यूएनओ में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इनकी पावर चलती है, इनकी परमिशन ज़रूरी है। तो 9 में से भी 5 ये होने चाहिए, ये कह रहे हैं। तो 9 मतों में से 5 बड़ी शक्तियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ये काम या ये बिल पास नहीं होगा। समझ गए? तो 15 मेंबर हैं, 15 में से कम 9 की बात होगी तभी वो चीज़ पास होगी। 9 अगर उस पर राज़ी होंगे तो ही वो काम हो पाएगा। और उस 9 में से भी 5 परमानेंट वाले होने चाहिए। तो आपको परमानेंट वालों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। इनके पास वीटो अधिकार है जो कि इन्हें स्पेशल पावर देता है, सुरक्षा परिषद में कह लो या आप यूएनओ में कह लो। अब देखो इसमें इनमें अंतर बता दिया है कि जो परमानेंट मेंबर हैं और जो परमानेंट नहीं है उनमें अंतर देखो। अब पहला पॉइंट है इसमें, स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो स्थायी सदस्य कहते हैं जिन्हें वो तो जिंदगी भर के लिए हैं, परमानेंट हैं, और जो अस्थायी कहे जाते हैं उनका इलेक्शन सिर्फ 2 साल के लिए होता है, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर वो बदल जाते हैं। सेकंड पॉइंट, स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है, जबकि अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। यही है इनकी मेन पावर में अंतर, तो कि जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर है और जो परमानेंट नहीं है उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि उनके पास वीटो पावर है, किनके पास, 5 बड़े देशों के पास जो कि परमानेंट मेंबर हैं। इन 5 के नाम आप याद रखना, इनके पास कौन सी पावर है स्पेशल, वो है वीटो पावर। अब देखो वही बात आ गई कि सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों की जा रही है, किस तरह के सुधारों का सुझाव दिया जा रहा है, वर्णन करो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, पूरा क्वेश्चन ये जो इससे पहले मैंने समझाया सुरक्षा परिषद क्या है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं 6 नंबर में कि सुरक्षा परिषद क्या है ये बताओ, इसकी संरचना बताओ और इसमें क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद क्या है ये हमने समझ लिया। अब देखो उसी का पार्ट है ये आगे कि सुरक्षा परिषद में सुधार क्या क्या होने चाहिए। अब देखो इसका आंसर,
सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है, यानी जैसे कार्यपालिका काम करती है संसद में, वैसे ही यूएनओ में सुरक्षा परिषद काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंप दिया गया है, यानी इंटरनेशनल पीस बनाना किसका काम है? सुरक्षा परिषद को। यद्यपि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तथापि इसमें कुछ कमियां हैं जिनमें सुधारों की मांग समय समय पर उठती रहती है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसमें सुधारों की मांग हमेशा उठती रहती है। निम्नलिखित कारणों से सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा सकती है। अब आएगी पहली कमी इसमें। देखो, पहली कमी है संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती हुई संख्या। सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करने वाले राष्ट्रों, जिनमें भारत भी शामिल है, का कहना है कि जिस अनुपात में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में सुरक्षा परिषद में सदस्य राष्ट्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। जैसे पहले इसमें लगभग 51 मेंबर थे जब ये बना, ठीक है, 1950 के आसपास इसमें इतने मेंबर थे, पर उसके बाद क्या हुआ, आज इसमें लगभग 190 प्लस मेंबर हैं। तो पूरी दुनिया ही इसकी मेंबर है। तो जितने मेंबर यूएनओ के बड़े हैं, उतने मेंबर सुरक्षा परिषद के नहीं बढ़े। इसी बात को कहते हैं लोग कि जो और देश हैं उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, उनको भी सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है वो बनाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट, नई चुनौतियाँ। विश्व भर में उभर रही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग चल रही है, यानी कि अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुकी हैं, अलग अलग प्रॉब्लम सामने आती हैं। इन नई नई चुनौतियों का सामना भी सुरक्षा परिषद को करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, असमान प्रभुसत्ता, यानी कि वही कि इसमें जो 5 हैं उनको तो ज़्यादा पावर है। प्रभुसत्ता का मतलब पावर है, यहाँ पे असमान मतलब जो इक्वल ना हो। तो यहाँ पे सुरक्षा परिषद में असमान जो है प्रभुसत्ता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जो परमानेंट मेंबर है उनको तो वीटो पावर दे रखी है, ठीक है, और बहुत स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके पास। जो परमानेंट मेंबर नहीं है उनको कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, इसमें असमान प्रभुसत्ता है। सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो प्राप्त है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि सुरक्षा परिषद में समानता के अधिकार को मान्यता न देकर असमान प्रभुसत्ता का अस्तित्व पाया जाता है। अतः कई सदस्य राष्ट्र इस भेदभाव का समाप्त करना चाहते हैं, यानी कि वही सब चाहते हैं कि या तो ये वीटो पावर ही खत्म हो जाए या और देशों को भी इसमें अधिकार मिले। समझे? तो जितने मेंबर बढ़े हैं उतने सुरक्षा परिषद के मेंबर नहीं बढ़े। 5 देशों को तो स्पेशल पावर दे रखी है, वीटो पावर, बाकी अन्य किसी देश को नहीं दे रखी। तो या तो औरों को भी पावर दो या जिनके पास है उनकी भी हटा दो। सभी एक जैसे होने चाहिए, सभी समान होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसमें देखो, वीटो की समस्या। वही बात है कि वीटो की समस्या को समाप्त करने के लिए भी सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की जा रही है, यानी कि वीटो पावर खत्म होनी चाहिए, ये मांग बहुत उठती है। फिफ्थ, महाशक्तियों के प्रभुत्व को कम करना। सुरक्षा परिषद में जो महाशक्तियां बैठी हुई हैं उनके प्रभुत्व यानी उनकी डोमिनेंसी को कम करना चाहिए, ये कह रहे हैं। जो 5 मेंबर हैं परमानेंट वाले, उनको वीटो शक्ति जो है वो हटा देनी चाहिए और उनकी पावर को कम करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है इसमें। आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इसमें कि स्थायी सेना का न होना। यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं है। अगर किसी जगह पे शांति बनाने भेजना होता है यूएनओ को किसी को, तो वो दूसरे देशों की सेनाओं को भेजती है, उसकी खुद की आर्मी नहीं है। ये बात भी हमेशा उठती है कि इसकी एक स्थायी सेना यानी कि परमानेंट आर्मी होनी चाहिए। अब देखो, इन्हीं बातों को लिख रखा है सुधार, यही तो सुधार है, ये तो कमियां थी। अब इन्हीं को आप लिख दो कि ये सुधरनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, यानी वही परमानेंट मेंबर जो है उनके नंबर जो है वो बढ़ाया जाए, यही इसमें आगे लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देख लो, वीटो की समाप्ति होनी चाहिए। यही वही बातें जो हमने पढ़ी है, इसमें आप बस ऐसे लिख दो कि होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये इसमें बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए। पिछले पॉइंट्स हमने क्या पढ़े थे कि क्या क्या कमियां हैं, तो इसमें उन्हीं कमियों में आप लिख दो कि ये ठीक होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बस। थर्ड पॉइंट देखो, समान सदस्यता। उसमें हमने पढ़ा था असमान सदस्यता, इसमें आप बता दो कि असमान नहीं होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना चाहिए। इसमें ये बात अलग आई है कि जो यूएनओ है उसकी जो महासभा होती है उसके प्रति ज़्यादा जवाबदेह होना चाहिए, यानी कि सुरक्षा परिषद जो है उसको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वो हर बात का जवाब दे किसकी, अगर उससे यूएनओ की महासभा पूछे तो। क्योंकि महासभा में जो है वो 190 देश बैठते हैं एक साथ, तो उन सभी देशों को जवाबदेह होनी चाहिए कौन? सुरक्षा परिषद।
सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करने वालों का कहना यह है कि यदि सुरक्षा परिषद को विश्व के लोगों का विश्वास जीतना है तो इसे महासभा के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यानी वही बात है कि महासभा में जितने भी मेंबर होते हैं, यानी कि पूरे यूएनओ में जितने भी मेंबर हैं, उन सभी के सामने सुरक्षा परिषद जो है उसको अपनी बातें रखनी चाहिए, उसे जवाबदेह होना चाहिए। 5th पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक कार्य सुरक्षा परिषद को दिए जाने की मांग। जो सामाजिक और आर्थिक कार्य होते हैं ना, वो भी सुरक्षा परिषद को देने चाहिए, ये कह रहे हैं। कई विचारक कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को केवल राजनीतिक कार्य ही दिए जाते हैं, जिससे इसके सदस्यों में सदैव मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। अतः इनमें सहयोग उत्पन्न करने के लिए सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य भी दिए जाने चाहिए। यानी कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल काम ही होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाकी जो मेंबर है उनमें क्या हो जाता है, मतभेद पैदा हो जाते हैं, यानी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इसलिए जो और डिपार्टमेंट है उसके भी कुछ ना कुछ काम सुरक्षा परिषद को देने चाहिए। ठीक है, आपस में सहयोग होना चाहिए, बिल्कुल अलग ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसका, ये बात कह रहे हैं इसमें। अब देखो 6th पॉइंट वही है, स्थायी सेना होनी चाहिए, क्योंकि इसे दूसरे की सेना पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो पूरा यूएनओ मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो आपका सारा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर होगा। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डीप में बिल्कुल सिंपली तरीके से एनिमेटेड वीडियोज़ बना के आपको समझा रखी हैं, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, सुरक्षा परिषद की नई सदस्यता के लिए 1997 के बाद सुझाए गए किन्हीं 6 मानदंडों का वर्णन करो। यानी अगर किसी को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताई थी ये बातें कुछ, कि वो देश बड़ा होना चाहिए, लोकतंत्र का समर्थक होना चाहिए, मानव अधिकारों की रक्षा करता हो, उसकी जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, यूएनओ का सपोर्टर होना चाहिए, उसने कुछ गलत ना किया हो। ये सारे कुछ मानदंड है, यानी कि क्राइटेरिया हैं एक मेंबर बनने के लिए, किसका, सुरक्षा परिषद का। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, सुरक्षा परिषद की नई सदस्यता के लिए दावा करने वाला देश एक बड़ी आर्थिक शक्ति, यानी कि पैसे में आगे होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है आर्थिक शक्ति होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सुरक्षा परिषद की नई सदस्यता के लिए दावा करने वाला देश एक बड़ी सैनिक शक्ति होना चाहिए, यानी दूसरा पॉइंट है कि उसकी सेना बड़ी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है वो पैसे में आगे हो, दूसरा पॉइंट है वो सेना में आगे हो। तीसरा पॉइंट, ऐसे देश का योगदान संयुक्त राष्ट्र के बजट में अधिक होना चाहिए, यानी कि यूएनओ के जो काम है उसका जो बजट है उसमें जो है उसका योगदान होना चाहिए अगर उसे परमानेंट मेंबर बनना है तो। फोर्थ पॉइंट, ऐसा देश जनसंख्या के हिसाब से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, वह देश लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हो और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता हो। सिक्स पॉइंट, वह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के हिसाब से विश्व की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि उसका भूगोल सही हो, यानी कि वो एरिया वाइज बड़ा हो, अर्थव्यवस्था उसकी इकोनॉमी अच्छी हो, और उसकी संस्कृति जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करती हो, सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हो, और दुनिया भर के लोग वहाँ पे आना पसंद करें, ऐसा कल्चर वहाँ का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों के लोगों को जो है वो सपोर्ट ना करता हो, जैसे कि आप कोरिया को देखते हो, तो ऐसा देश वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी धर्मों का, सभी देशों की अर्थव्यवस्था का वहाँ पे जो है आना जाना होना चाहिए, सभी देशों के कल्चर का वहाँ पे आना जाना होना चाहिए। ऐसा देश होना चाहिए वो जिसमें कि सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दी जाती हो, सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट दी जाती हो। ठीक है, तो सिक्स्थ वाला पॉइंट जो है यही बात कह रहा है। तो ये कुछ मेन बातें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए सुरक्षा परिषद का मेंबर बनने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि सुरक्षा परिषद क्या है, इसके जो सदस्य हैं, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है, इसमें क्या सुधार होने चाहिए और इसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, ये आपसे पूछेंगे। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है जो कि होनी चाहिए एक सदस्य बनने के लिए। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या भारत यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है, ये बताओ आप। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है टॉपिक, तो वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लो चैप्टर वाली, वहाँ पर सारे टॉपिक मैंने कवर करा रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, सुरक्षा परिषद क्या है, इसकी कमियां, और भारत कैसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, रट लेना बिल्कुल। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैंने इस चैनल पे आपके लिए पूरा सिलेबस करवाया है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस कराया है, और
तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे, आप उनको देखो, समझो उनको बिल्कुल स्टोरी की तरह। फिर आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो आपके लिए मैंने हर एक चीज़ करी है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करो।